हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीजी सेट लाइफ साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा दोस्तों, जैसे कि इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके सीजी सेट लाइफ साइंस में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विड्थ, मतलब चौड़ाई या इसको मोटाई बोल सकते हैं, थिकनेस। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो टोटली लिपिड बाइलेयर बस का मोटाई होता है, ठीक है, दोनों लिपिड बाइलेयर की मोटाई बस को देखेंगे तो ओनली लिपिड बाइलेयर की मोटाई जो होती है वो 5 नैनोमीटर्स होती है, मतलब 50 एंगस्ट्रॉन्ग से 35 एंगस्ट्रॉन्ग हो सकती है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो, अब लिपिड बाइलेयर के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशंस के बारे में पढ़ा होगा। ये लिपिड बाइलेयर है और उसके बीच बीच में ये देखो बड़ा बड़ा प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स भी जुड़े होते हैं। तो ओवरऑल अगर सभी प्रोटीन्स और लिपिड दोनों मिलाकर और कार्बोहाइड्रेट मिलाकर अगर टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई की बात करें तो वो 75 एंगस्ट्रॉन्ग से 100 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इसको नैनोमीटर में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 7.5 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर्स होता है। ठीक है, ये गलत है, 7.5 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर्स ओवरऑल थिकनेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब देखो एंगस्ट्रॉन्ग में अगर देखते हैं तो प्रोटीन्स की जो थिकनेस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। दोनों तरफ प्रोटीन की थिकनेस 20-20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। टोटल प्रोटीन्स लेयर का जो थिकनेस होता है 20 और 20 कितना हो गया, 20 + 20 हो गया दोस्तों 40 एंगस्ट्रॉन्ग। और इसी प्रकार लिपिड बाइलेयर का कितना है 35 एंगस्ट्रॉन्ग। तो टोटल 35 और 40 एंगस्ट्रॉन्ग को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन्ग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस। चलिए अब आगे देखते हैं प्रोटीन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, कंपोजिशंस क्या क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्रोटीन जो होता है टोटल 50% से 52% होती है। लिपिड की जो कंपोजिशन होती है परसेंटेज में 40% होता है। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होती है 8 से 10% होती है। इसको हमेशा याद रखना। और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख दिया हूँ और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख दिया हूँ। ये क्वेश्चन आ ही सकता है सीजी सेट लाइफ साइंस में। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं लिपिड का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। देखिए अब मैंने वहाँ पर बताया था कि लिपिड और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन दिया था, लेकिन एग्जाम में सेपरेटली लिपिड अलग अलग टाइप के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के लिपिड्स की कंपोजिशंस के बेस पर भी यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे कम पाया जाता है दोस्तों ग्लाइकोलिपिड 5%, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का लिपिड ही होता है। स्टेरॉल लिपिड्स ये 20 से 30% होता है। इससे ज़्यादा कौन होता है, फास्फोलिपिड होता है 50 से 60%। तो ये एक प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकता है। चलिए अब देखते हैं ग्लाइकोलिपिड्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, उस पर प्रेजेंट अलग अलग टाइप के एल्कोहलिक ग्रुप के बेस पर। ठीक है, जैसे कि सेरिन हो गया, इनेसिटॉल हो गया, स्पिंगोमाइलिन हो गया, इथेनॉल एमीन हो गया और कोलिन हो गया। इन सभी के बेस पर जो ये ग्लाइकोलिपिड होती है वो 4 या 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देख सकते हैं फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल। ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम लिखा हूँ, फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल 1% पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और फास्फोटिडाइल सेरिन जो होती है वो कितना परसेंट होती है, वो होती है 10%। ठीक है, 10%। और स्पिंगोमाइलिन होती है 20 से 22%। और फास्फोटिडाइल इथेनॉल एमीन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, 25% होता है लगभग। और फास्फोटिडाइल कोलिन जो होती है वो 30% सबसे हाईएस्ट पाया जाता है। अगर पूछ दिया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा ग्लाइकोलिपिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है परसेंट में, तो कौन सा पाया जाता है, फास्फोटिडाइल कोलिन। ठीक है, देखो अब इसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूँ। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर बनाया हूँ, ये देखो, ठीक है, ये है। और उस पर सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ये देखो फास्फोटिडाइल कोलिन। उसके बाद कौन, फास्फोटिडाइल इथेनॉल एमीन। उससे कम कौन, स्पिंगोमाइलिन। और उससे और कम फास्फोटिडाइल सेरिन और फास्फोटिडाइल फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल सबसे कम। ये देखिए इस प्रकार से कंपोजिशन है, इसको याद रखना। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से प्रकार से होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स में। तो एनिमल्स सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्टेरॉल होता है, स्टेरॉल एक प्रकार का लिपिड का ही प्रकार है। लिपिड 3 प्रकार के पाए जाते हैं, उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, सेल के मेम्ब्रेन में तो एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नामक स्टेरॉल पाया जाता है। प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फाइटोस्टेरॉल, स्टिग्मेटोस्टेरॉल, कंपेस्ट्रॉल, साइटोस्टेरॉल पाया जाता है। जबकि फंजाई होती है उसकी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अर्गोस्टेरॉल नामक स्टेरॉल पाया जाता है। बैक्टीरिया सेल में स्टेरॉल नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, बट स्टेरॉल लाइक सब्सटेंसेस जैसे कि हैपेनॉइड्स पाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आता है हमारा फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर दो अलग अलग इन्वायरमेंट में, एक मनुष्य हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे सेल हैं और वो सेल चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ। ठीक है, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में जाता हूँ जहाँ लो टेम्परेचर होता है, तो मेरे सेल के चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी दिखाई देगी, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, जेल लाइक, मतलब जमने लग जाएगा। ठीक है, जमने लग जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से देखो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, सभी लिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए हैं, सट गए हैं, क्रिस्टलाइज हो गए हैं। कब, कोल्ड इन्वायरमेंट में। अब देखो क्योंकि सोडियम आपको
कोल्ड एयर इन्वायरमेंट चिपक गया है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट क्या हो गया है, इनिबिट हो गया है। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये इनिबिट हो गया है, सोडियम आर पार नहीं जा पाएगा या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आर पार नहीं जा पाएंगे। चलिए अब देखो इस कंडीशन में हमारी जो बॉडी है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे फ्लूइडिटी बनाए रखता है, मतलब ये क्रिस्टलाइज हो गया है उसको फैलाता कैसे है, रेगुलेट कैसे करता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन या चेंज क्या क्या चेंजेस होता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की नंबर बढ़ जाती है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन जो फैटी एसिड की टेल होती है, ये टेल, ये देखो ये हेड है और ये दोनों टेल है, तो यहाँ टेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ जाता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ती है और इसके द्वारा जो फ्लूइडिटी होता है सबसे ज़्यादा बढ़ता है। देखो यहाँ पर सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हूँ, देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन जो आयन है वो एक ही साइड है, तो इसे सिस कॉन्फिगरेशंस कहते हैं। अब देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन एक ही साइड है राइट साइड में, ये भी दूसरा फैटी एसिड का चेन है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन एक ही साइड है। तो इस कंडीशन में फ्लूइडिटी देखो कितना चौड़ा बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल होगा, चौथा मॉलिक्यूल होगा तो फ्लूइडिटी बढ़ता जाएगा, जबकि ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो नंबर बढ़ती है उसमें फ्लूइडिटी सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तुलना में कम बढ़ता है, ठीक है। देखो ये ट्रांस है, ये एक हाइड्रोजन ऊपर है तो एक नीचे है। अब उसी प्रकार से अगर मैं बढ़ाता हूँ, ये कार्बन कार्बन बीच की डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन इस साइड है, इसका हाइड्रोजन इस साइड है। अब वैसी दूसरा फैटी एसिड का चैन आता है, उसमें इसके जस्ट अपोजिट होगा ट्रांस में, ठीक है। तो क्या होगा, इस एक हाइड्रोजन इस साइड होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड होगा, तो ये देखो दोनों के बीच क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है। वैसे ही इन दोनों के बीच चिपक गया, तीसरा मॉलिक्यूल आएगा उसके बीच। तो इस प्रकार से फ्लूइडिटी थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तुलना में फ्लूइडिटी ज़्यादा बढ़ती है। चलिए शॉर्ट चैन फैटी एसिड्स की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों, शॉर्ट चैन फैटी एसिड हम लोग लेंगे छोटे चैन वाला, लंबा नहीं, ऐसे लंबा वाला चैन वाला नहीं, शॉर्ट चैन। तो शॉर्ट चैन वाला लेंगे तो वांडर वॉल इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा तो आपस में लिपिड मॉलिक्यूल कम चिपकेंगे और कम चिपकेंगे मतलब थोड़ा सा फैल जाएंगे, मतलब फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। किस कंडीशन में, लो इन्वायरमेंट में। और कोलेस्ट्रॉल का नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि देखो लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर ये ब्लैक पेन से मैं बनाया हुआ ये कोलेस्ट्रॉल है, वो अंदर आके घुसते गए हैं, लिपिड मॉलिक्यूल के बीच आके घुसते गए और घुसने की वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरियाँ बढ़ी और ओवरऑल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या हुआ, देखो रिजल्ट बढ़ गया। ऐसे चिपका हुआ था वो इस तरह से बढ़ गया, फ्लूइडिटी बढ़ गया, ठीक है। देखो कोलेस्ट्रॉल नंबर इंक्रीजेज, ओवरऑल इंक्रीजेज गैप बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स, इंक्रीजेज फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। इस प्रकार से हमारा जो सेल है, हमारा जो बॉडी है, हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लो टेम्परेचर या हाई कोल्ड एनवायरनमेंट में रेगुलेट करके इस प्रकार से मेंटेन करके रखती है। अब इसी प्रकार से इसके जस्ट अपोजिट होगा हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में या हाई हॉट ड्राई इन्वायरमेंट में। देखो ये देखो हाई ड्रॉट इन्वायरमेंट में क्या होगा, यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर क्या होगा, मेल्टिंग मेम्ब्रेन्स, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा है जो कि क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ फैलने लगेगा, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो उसको आप कैसे करेंगे, जस्ट उसके अपोजिट क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करके रखेंगे, फैलने नहीं देंगे। तो चलिए इसके लिए क्या क्या परिवर्तन होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की संख्या बढ़ती है, उसमें क्या होता था, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की संख्या बढ़ती थी, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होगा तो फैटी एसिड की चैन सीधी सीधी रहेंगी, इस तरह से देखो इस तरह से। लॉन्ग चैन फैटी एसिड नंबर इंक्रीज होगा, लॉन्ग चैन फैटी एसिड की संख्या इस तरह से लंबे लंबे चैन वाले लॉन्ग चैन वाले फैटी एसिड की संख्या बढ़ाएंगे इस तरह से, तो क्या होगा, इनके बीच में आपस में चिपकने का काम करेगा, इंट्रैक्शन बढ़ेगा, वॉन्डर वॉल जिससे पास आएंगे, तो इंक्रीजेज वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शंस एंड क्या हो जाएगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप होगी वो कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल का नंबर इंक्रीज नहीं होता, सेम ही रहता है, लेकिन इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये दो लिपिड मॉलिक्यूल है, ये दो लिपिड मॉलिक्यूल, इनके बीच जो भी कोलेस्ट्रॉल रहा होगा वो कोलेस्ट्रॉल इन दोनों लिपिड मॉलिक्यूल्स को अपने एक साइड खींचेगा, आपस में पास खींचेगा और स्टेबलाइज करके रखेगा। 2 डायमेंशनल रेगुलेटर बफर लाइक वर्क। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कैसे काम करता है दोस्तों, 2 डायमेंशनल बफर के जैसा काम करता है। मतलब एक तो वो चेंज नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल, उसका नंबर वही रहेगा, लेकिन वो जो भी कोलेस्ट्रॉल रहेगा वो लिपिड के फैटी एसिड चैन को आपस में ऐसे पकड़ेगा और पास ऐसे लाके चिपका देगा। देखो ये देखो पकड़ा है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ब्लैक पेन से जो बनाया हूँ, बीच में है लिपिड मॉलिक्यूल्स के, और ये दोनों साइड से एक लिपिड के चैन को खींचता है और आपस में ला कर स्टेबलाइज कर देता है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, हाई टेम्परेचर में हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसे होगा, स्टेबलाइज होगा, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स बाय द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब देखो, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर पेश किया हूँ। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हमारा जो मेम्ब्रेन है बाहरी रूप से कैसे दिखाई देता है, हाईली फ्लूइड एंड लूज, मतलब फैला हुआ दिखाई देता है हाई टेम्परेचर में, लेकिन एक्चुअल में वो रेगुलेट कैसे करता है, अपने आप को चेंज कैसे करता है, स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है, फैलने नहीं देता। ये देखो इसी को तो बताया हूँ, ये स्टेबलाइज है। जबकि वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टलाइज होता है, मतलब बाहरी रूप से देखने पर जेल लाइक दिखाई देता है, थोड़ा सा चिपका हुआ दिखाई देता है, जैसे बर्फ़ जम जाता है वैसे ही हमारा लिपिड मॉलिक्यूल भी सटे दिखाई देते हैं पास। लेस परमिएबल होता है, ब्रिटल कहते हैं इसको। तो एक्चुअल में वो रेगुलेट कैसे करती है, चेंज कैसे करता है, लिक्विड और डिसऑर्डर लिक्विड या फ्लूइडिटी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लूइडिटी बोल सकते हैं। लूजली मतलब दिखाई देता है, लूज दिखाई देता है, लूज में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो मैं यहाँ पर बताया हुआ था ये वाला, ठीक है, ओवरऑल फैल जाता है।
तो इंटरेक्शन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से टाइप के इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन के बीच नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस पाया जाता है, वो भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उसके बाद थोड़ा सा कम होता है, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो लिपिड और लिपिड मॉलिक्यूल्स के भी कोई भी इंटरेक्शन काम करेगा ही, तो इसमें भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होती है, वो फैटी एसिड के टेल के बिटवीन होता है। वंडर वाल इंटरेक्शन होती है टेल फैटी एसिड के टेल के बीच, और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कम होता है। ठीक है, डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने के लिए 3 मेजर सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले एंजाइम फास्फोलाइपेज या प्रोटीएज एंजाइम। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस एंजाइम को डाला जाता है तो फैटी एसिड्स के लिपिड्स के बीच जो बॉन्ड होती है वो टूट जाती है और प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम डोडासाइल सल्फेट। ये क्या करता है, माइसिस एंड प्रोटीन्स जो होती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल, तो ये लिपिड्स को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। अब देखिए हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अलग अलग टाइप के वाटर्स में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटर्जेंट्स वाले वाटर्स के सॉल्वेंट में, तो उसमें क्या करेगा, डिटर्जेंट डाले रहेंगे उस वाटर में, तो जो लिपिड्स की दो फैटी एसिड की 2 चेन होती है उसमें से एक चेन गायब हो जाती है, या फिर सिंगल चेन वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं तो डिटर्जेंट वाटर्स में माइसिस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखो सिंगल चेन फैटी एसिड्स में 2 चेन भी हो सकती है फैटी एसिड की लिपिड में, और एक सिंगल चेन वाला भी फैटी एसिड लिपिड मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो सिंगल चेन वाले जो फैटी एसिड होते हैं वो माइसिस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो वाटर सॉल्वेंट होती है उसमें जब हम लोग लिपिड्स के बाइलेयर्स को डालते हैं तो वो लाइपोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उस वाटर्स में मैकेनिकल एनर्जी या करंट दी है, जिसकी वजह से आपस में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन इसके अंदर इसमें 2 लेयर का फॉर्मेशन हुआ है ना, एक ऊपरी लिपिड लेयर और एक अंदर वाली लिपिड लेयर। देखो ठीक है, और इसके अंदर भी वाटर भरा हुआ है, वाटर बाहर भी है अंदर भी है, तो इसे लाइपोसोम्स कहते हैं। और नॉर्मल वाटर में लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन करता है। ये देखो ये नॉर्मल वाटर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। हम लोग जान चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स, तो लिपिड्स में जो लिपिड 3 प्रकार की पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सबसे पहले होता है फास्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड और तीसरा होता है स्टीरॉल्स। तो फास्फोलिपिड भी 2 टाइप की होती है मेजरली, कौन कौन सा, ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्पिंगोफास्फोलिपिड। ग्लिसरोफास्फोलिपिड में जो बैकबोन होती है वो ग्लिसरॉल्स की होती है, ग्लिसरो मतलब ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, और यहाँ पर फास्फेट ग्रुप होता है और लिपिड का फैटी एसिड चैन होता है। ठीक है, और स्पिंगोफास्फोलिपिड में क्या होती है, स्पिंगोफास्फोलिपिड में स्पिंगोमाइलिन्स की चैन होती है। ठीक है, इसको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ग्लिसरोफास्फोलिपिड भी 4 प्रकार के होते हैं, फास्फेटिडाइल कोलिन, फास्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन और फास्फेटिडाइल सेरिन और फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल, जिसको मैंने सबसे पहले शुरुआती में बताया था। ठीक है, अब देखो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड जो होती है, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, ये स्पिंगोमाइलिन एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, स्पिंगोमाइलिन नामक स्पिंगोफॉस्फोलिपिड पाया जाता है फास्फोलिपिड के रूप में, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा ग्लिसरोफास्फोलिपिड पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो गैंग्लियोसाइड कहते हैं, दूसरे को सेरिब्रोसाइड कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, स्टेरॉल्स 3 प्रकार के होते हैं। एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्टेरॉल होती है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जबकि प्लांट सेल जो होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्टेरॉल होती है उसको फाइटोस्टेरॉल कहते हैं, जबकि फंजाई में जो होती है उसे अर्गोस्टेरॉल कहते हैं। इन सभी का स्ट्रक्चर थोड़ा बेसिक इनके बारे में जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो आज का ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, और बने रहिए मेरे आगे आने वाले वीडियो पर कंटिन्यू, और अपना CG सेट क्वालिफाई जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।